बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जो लोग नया देख रहे हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए बता दूँ कि इंटरसेप्टर्स उन मिसाइल्स को कहते हैं जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि एस सीरीज़ है रशिया के पास, S-400, S-300। इसी तरह HQ-9 जो है वो सीरीज़ एक है चाइना के पास। पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका के पास है। इसराइल के पास जो है वो आयरन डोम के नाम से एक सिस्टम है। तो दुनिया ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं एयर डिफेंस के लिए। तो इसके जो मिसाइल होते हैं ये नीचे से लॉन्च होते हैं ज़मीन से, और फ़िज़ा से आने वाले मिसाइल को, तैयारे को या ड्रोन को निशाना बनाते हैं, और इन्हें इंटरसेप्टर कहते हैं। ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके मसले पैदा हो गए हैं अमेरिका के लिए। ये बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती है, और बाद औक़ात पूरे महीने में ये 7, 8, 10 इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते। तो इनके बनाने की रफ्तार बड़ी सुस्त है और इनकी तादाद कम रहती है, और अमेरिका को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका को हमेशा से हमला करने की आदत थी, उन्हें कभी भी हमला रोकने की आदत नहीं रही। यानी वो डिफेंसिव तो कभी हुए ही नहीं, वो हमेशा अटैक कर रहे हैं। आप पिछली आधी सदी या इससे ज़्यादा टाइम निकाल कर देख लें तो अमेरिका ने मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, अमेरिका के ऊपर मुल्कों ने हमले नहीं किए। लिहाजा अमेरिका ने दिफाई साजो सामान बनाने की बजाय ऐसा साजो सामान तैयार किया जिससे दूसरों पे अटैक किया जाता है, और वो मिसाइल उनके पास बहुत सारे हैं, जहाज़ बहुत सारे हैं, हथियार बहुत सारे हैं जिसमें दूसरे मुल्क पे अटैक किया जा सकता है। लेकिन अपने ऊपर होने वाले हमले को कैसे रोकना है, उसके लिए शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनके ऊपर भी हमला करेगा। अब ये एक नए तरह की सूरत हाल है जिसको सामना करना पड़ रहा है। हालात यहाँ तक चले गए हैं कि यूक्रेन के सदर ने स्टेटमेंट दिया, ज़ेलेंस्की, जिसको याद है कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए आए थे तो ज़ेलेंस्की को अपने सामने बिठा के जलील किया था कि ये कपड़े तुम कैसे पहन कर आ गए हो, और जनाब मैं तुमसे बात नहीं करता, और बड़ा डांट दिया था ज़ेलेंस्की को, काफ़ी जलील कर दिया था कि अमेरिका तुम्हें मुफ्त में हथियार दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो काफ़ी उसकी बेइज्जती की थी। बाद में यूरोपीय यूनियन ने उसका बुरा भी बनाया था। तो उसी ज़ेलेंस्की से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमसे अमेरिका ने मदद मांगी है और इंटरसेप्टर्स मांगे हैं, यानी दिफाई साजो सामान मांगा है। हम इस सिलसिले में देखेंगे कि ये हमारे लिए ज़्यादा महंगा ना हो तो हम ज़रूर मदद करेंगे। यानी वो कह रहे हैं देखेंगे जनाब, फिर करेंगे मदद। तो क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार जमा है, स्पेशली एयर डिफेंस के हवाले से, तो अब उनसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब है किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर। इसराइल के लिए अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया, उस तर्जुमान की स्टेटमेंट को देख के भी इसी बात का आइडिया होता है। तर्जुमान ने यह कहा कि साबिक हुकूमत बड़ी बेवकूफ़ और नालायक थी और वो यहाँ पे मुसल्लत रहे। 4 साल तक अमेरिकन हथियार मुफ्त में यूक्रेन को देते रहे, और ट्रंप ने इस पर माजी में बात भी की है। तो वो पिछली हुकूमत पे बरस पड़े कि जनाब इन्होंने यहाँ से हथियार यूक्रेन को क्यों दिए। तो अब इंटरसेप्टर्स की कमी है। वजह यह है कि ईरान के ड्रोन्स ने बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ाया करवा दिए। ड्रोन है आपको पता है $20,000 का, इंटरसेप्टर $1,00,000 से शुरू होते हैं, $4,00,000 तक भी जाते हैं। तो ये बहुत महंगे हैं। अब मिलियंस खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ये बड़ी ज़्यादती है, बहुत बुरा हो रहा है अमेरिका के साथ और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ। बहरहाल इसी गुस्से में अमेरिका ने अब शदीद हमले शुरू कर दिए। देखें, दूसरी हिकमत अमली आपके पास क्या होती है, जब आप किसी का हमला रोक नहीं पा रहे होते तो फिर आप बहुत शदीद हमले शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका ने जो हमले इस वक्त शुरू किए हैं, 2000 पाउंड वजनी बम वो तेहरान के ऊपर मार रहा है। तेहरान से जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक है। देखिए, तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में तेहरान की आबादी है। गुंजान आबाद इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे इस किस्म के 2000 पाउंड वजनी बमों को मारने का मतलब यह है कि आम शहरियों को मौत के मुंह में धकेलना। अब तक की इतला के मुताबिक 1045 अफराद ईरान के अंदर शहीद हुए हैं, जो आलमी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हैं इतने कम वक्त के अंदर। तो ईरान में बहुत तबाही फेरी है, बहुत तेज़ी से बम्बारमेंट की जा रही है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से। अमेरिका और इसराइल चारों तरफ से ईरान को घेर के उसके साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खौफनाक तबाही फैला रहे हैं जिसमें सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा, दुनिया के ममालिक कुछ नहीं कर रहे, यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर रहा, और अमेरिका और इसराइल लगातार खौफनाक हमले कर रहे हैं ईरान के अंदर।
दूसरी तरफ ईरान ने अपने नए तरह के ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका सटपटा गया, वो बहुत परेशान है। जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, जिसकी आप बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं, वो लॉन्च हो जाता है, छोटा सा ड्रोन है, वो जाता है, ये खुदकुशी करता है ड्रोन, ये सीधा जाता है, जाके टकराता है और धमाका कर देता है। अब ये ड्रोन जो है, इनकी रफ्तार भी कम थी, इनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, और ये पहचाने भी जाते थे, पकड़ में भी आ जाते थे। तो ईरान ने ये ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए। लेकिन याद रहे, ये ईरान का वो ड्रोन है जो उनका बेसिक ड्रोन है, जो उन्होंने पहले बनाया था। अब उन्होंने और भी जदीद ड्रोन बना रखे हैं। अब ईरान ने कल के दिन से अपने निस्बतन जदीद ड्रोन हदीद 110 ये निकाले हैं अब, और इनको इस्तेमाल करना शुरू किया है। इनकी रफ्तार भी ज़्यादा है और इनकी शनाख्त भी इतने आराम से नहीं होती, यानी ये पहचान में नहीं आते और ये अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक नई तरह की मुसीबत, अब एक मुसीबत से जान नहीं छूट रही थी, पिछले ड्रोन भारी पड़े हुए थे, तो ये उससे बेहतर ड्रोन ईरान निकाल कर लाया। लेकिन जो ब्रीफिंग हुई है ना कैपिटल हिल में, ये अमरीकी हुकाम ने ब्रीफिंग दी है सेनेटर्स को, तो उस ब्रीफिंग के अंदर एक बात का एतराफ़ किया है अमरीकी हुकाम ने कि ये जो शाहिद ड्रोन हैं, इनका अभी तक हम कोई हल नहीं निकाल सके। हमें समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे रोकना है, क्योंकि ये बहुत कम कीमत के ड्रोन हैं। इनको रोकने के लिए बहुत भारी हमें हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत कीमती हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी किल्लत पैदा हो रही है। तो हमारे पास इसके खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना भारी पड़ जाएगा। ये जनाब वो एतराफ़ कर रहे हैं। ईरान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, मैंने पहले भी आपको कहा था, वो अब भी वही है। ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड हर हाल में बरकरार रखनी होगी। ईरान की अगर चेन ऑफ कमांड टूट गई और एक मरतबा ईरानी बिखर गए, तो यहां से फिर अमेरिका और इसराइल का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ईरान को हर हाल में अपनी मौजूदा क़यादत को जिंदा रखना होगा, उन्हें बचाना होगा, और एक चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी होगी कम से कम अगले 1 महीने तक, या जब तक ये जंग चलती रहती है। जब तक ये जंग चलती रहेगी और जंग के बाद भी उन्हें हर हाल में अपनी क़यादत को जिंदा रखना होगा और एक चेन ऑफ कमांड को बरकरार रखना होगा। चेन ऑफ कमांड का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक अहकामात बराह रास्त पहुंचते रहें, यानी जो आखिरी आदमी खड़ा है, जो एक्ट करने वाला है, वहां तक ऊपर से जो अहकामात है उनकी चेन टूटनी नहीं चाहिए, चेन ऑफ कमांड रहनी चाहिए, और कंट्रोल रहना चाहिए सिस्टम के ऊपर, इदारों के ऊपर, लोगों के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, और कंट्रोल के साथ पूरी कमांड होनी चाहिए। ये चेन ऑफ कमांड अगर ईरान बचाने में कामयाब हो जाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ईरान ने कुछ और भी एक्सपोज किया है। इन्होंने बताया जी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की चीज़ें की जा रही हैं ताकि बाकी मुल्कों को इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया जा सके। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये पता चला कि एक तो ईरान ने अपने पड़ोसियों को एक पैगाम दिया, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये अहम है, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा ना कि ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अरब ममालिक को अपने कंट्रोल में रखे या उनके साथ राब्ते में रहे। ईरान के सदर ने अपने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम एक पैगाम जारी किया है। अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि हम सफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज करने की हमने पूरी कोशिश की है, हमने कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, सफारतकारी हो जाए, लेकिन सहूनी अमरीकी फ़ौज की जारहियत ने हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। यानी हम पे इन्होंने जब अटैक कर दिया, हमें मारना शुरू कर दिया, तो हमारे पास अपना दिफा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ये बड़ी अक्लमंदी की है। तमाम अरब ममालिक को पैगाम दिया कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था अमेरिका को और इसराइल को जवाब देने के अलावा, क्योंकि उन्होंने हमें दीवार के साथ लगाया। हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि सफारतकारी के जरिए से मसला हल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। अब नाज़रीन, जहाँ पे इसकी कुछ तफसील है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मिडल ईस्ट आई ने इसको लिखा है कि ईरानियन ऑफिशियल सेज इसराइल कैरिड आउट सम ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन गल्फ एनर्जी साइट्स। वो ये कह रहे हैं कि गल्फ की कोई एनर्जी साइट्स हैं जहां पे ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो हमले किए गए हैं वो इसराइल की जानिब से किए गए। अब अरब ममालिक के एनर्जी साइट्स के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सोर्सेज से that some of the attacks, namely on
oil refineries, ports, and civilian targets were carried out by Israel to provoke Gulf state into entering war. वो कहते हैं जी वो जंग के अंदर घसीट के लाना चाहता है, वो उकसा रहा है इन ममालिक को कि आ जाओ जंग के अंदर। अभी यहां पे इसमें ना कुछ और इंफॉर्मेशन भी आई है हमारे पास। वो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि साइप्रस में जो बरतानवी बेस के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पे भी ईरान की तरफ से मिसाइल नहीं आया था, यानी वो जो हमला हुआ था वो ईरान की जानिब से नहीं आया था, ये भी कंफर्मेशन हुई है। फिर तुर्की में गिरने वाला जो मिसाइल है उसका मलबा जब चेक किया गया है तो ये SM-3 इंटरसेप्टेड मिसाइल है, यानी ये भी ईरान का नहीं है। इंटरसेप्टर तो ईरान के पास है ही नहीं, ये तो अमेरिका या इसराइल इस्तेमाल करता है। तो ये वहां पे आया, तो तुर्की के अंदर भी जो मलबा गिरा, तो अब कोशिश ये कर रहा है इसराइल के किसी तरह से उकसा के, और इससे पहले कुछ बंदे पकड़े गए कतर में और सऊदी अरब में जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो बम लगाने के मंसूबे बना रहे थे इन दोनों मुल्कों में, और वो पकड़े गए। वजह ये उसमें समझ आ रही है कि यहां बम लगाए जाए, इन मुल्कों को उकसाया जाए और सारे अरब ममालिक मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दें, तो इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। अब ये नाजरीन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसमें ना सिर्फ खबरदार किया है बल्कि अपने पड़ोसियों के नाम एक पैगाम भी वाज़ेह तौर पे उन्होंने जारी कर दिया है। नाज़रीन, इराक का इलाका है नजफ, ये एक सहरा है नजफ, यहाँ पे कमांडोज उतारे गए हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से। ये कुछ 6-7 हेलीकॉप्टर आते हैं और वो ये कल की बात है, और उन्होंने सहरा के अंदर कमांडोज और साजो सामान उतारा है। इसके बारे में जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपनी जासूसों की एक टोली रवाना की, अपनी फ़ौज की, इराक ने, इराकी ऑफिशियल्स ने, कि जाके चेक करके आओ कि ये कौन लोग हैं। और उस टोली के ऊपर अटैक हो गया जिसमें 2 लोग उनके शदीद जख्मी हो गए और एक फ़ौजी उनका जाँ बहक हो गया। तो इराक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जो अब तक इसके बारे में पता चला है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि ये अमेरिकन और इसराइली कमांडो हो सकते हैं जिन्हें साजो सामान के साथ उतारा गया है, या कोई और मलेशिया हो सकती है जिनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के लिए। बहरहाल हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इनको उतारा गया है और इनके पास जदीद आलात हैं, कुछ साजो सामान है जंगी, और बहुत मुमकिन है ये कि मलेशिया जो लड़ना चाह रही हैं ईरान के साथ, ये उनको हथियार फराहम करें और जो निगरानी के आलात हैं वो भी यहाँ पे इस इलाके में लगाए जाएं ताकि ईरान के ख़िलाफ़ इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल किया जा सके। तो देखें, ये ईरान के ऊपर कुर्दों ने भी अटैक किया है, और जो कुर्द हैं ये बड़े सख्त गिर हैं, बड़े ज़बरदस्त लड़ते हैं और शानदार लड़ाके हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो कुर्द थे और इन्होंने यरूशलेम को फतह किया था। तो कुर्द बड़े लड़ाका हैं, बड़े शानदार लड़ने वाले लोग हैं। तो कुर्द जो है ना, ये तुर्की की, ईरान की, ये जो सरहदी इलाके हैं, कुछ इराक, कुछ शाम, ये इन इलाकों के अंदर ये बसते हैं। तो कुर्दों ने अटैक शुरू कर दिया है और उनको भारी हथियार फराहम किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, इत्तेहादियों की जानिब से, कि ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक करो। तो वहाँ पे एक जंग जैसी सूरत हाल लग गई है और इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई मदद भी की जा रही है, इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं। जहाँ पे कुर्दों को मुश्किल आती है वहाँ पे हमले किए जाते हैं। तो ईरान को चारों तरफ से घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका। देखिए, हम आपको ये तो बताते हैं कि ईरान के हथियार काबू नहीं आ रहे, हम ये भी बताते हैं कि वहाँ पैसे का मुवाजना भी कोई नहीं है, ईरान बहुत सस्ते में काम निपटा रहा है। हम ये भी बताते हैं कि कम वसाइल के बावजूद ईरान ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आज भी ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, आज भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। माली एतबार से अगर आप देखें तो गल्फ ममालिक का बहुत नुकसान हो गया, $3 अरब का तो सीधा सीधा इसराइल का नुकसान हो गया, और बाकी जो नुकसान हो रहा है उसका तखमीना बाद में लगा लेंगे। जो अमेरिकन का नुकसान हो रहा है वो आपके साथ है, और जो क्रेडिबिलिटी इनकी जा रही है, जो इज्जत इनकी ख़राब हो रही है, वो भी आपके सामने। अमेरिकन तैयारे भी एक एक करके गिर रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। नाज़रीन, पुतिन भी अब मैदान में आ गए हैं, क्योंकि देखें जो इन्हिसार है ना गैस का, यूरोपीय यूनियन देखें वो बहुत काम करते हैं, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बहुत सारा बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में। तो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उन्हें गैस की ज़रूरत है। अब वो गैस की ज़रूरत पूरी करते हैं, कुछ नॉर्वे से लेते हैं, कुछ अमेरिका से लेते हैं, कुछ आज़रबाईजान से लेते हैं, कुछ रशिया से लेते हैं। और रशिया से उन्होंने गैस लेना कम किया था। रशिया की गैस पाइपलाइन आती है बाकायदा यूरोपीय यूनियन तक, रशिया से लेकर।
तो रशिया की गैस उन्होंने कोशिश की कि वो कम खरीदें और कतर से गैस लेना शुरू करें, ताकि रशिया को यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के बदले में थोड़ा सबक सिखाया जा सके। अब हुआ यह है कि कतर से तो गैस आना बंद हो गई। कतर ने पाकिस्तान के साथ भी अपना मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। लड़ाई उधर हो रही है, मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कतर के साथ 5 अरब और 60 करोड़ डॉलर का एक मुआहदा कर रखा था एलएनजी का, और हर महीने कोई 9 कार्गोज आते थे एलएनजी के, जो हम सप्लाई देते हैं पूरे पाकिस्तान में, कारखानों को भी, फैक्ट्रियों को और आम शहरियों को। तो यही गैस इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में। अब हुआ यह है कि कतर ने वो मुआहदा मुअत्तल कर दिया, एक शक का फ़ायदा उठाते हुए कि नागहानी हालात अगर हो जाएं तो वो मुअत्तल कर सकते हैं। तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया, जी हालात ऐसे नहीं है, हमने गैस की प्रोडक्शन कम कर दी है, लिहाजा पाकिस्तान को अब गैस फराहम नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है आने वाले दिनों में। हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। चले इस पर हम बात करते हैं, लेकिन वापस आ जाएं कि क्योंकि जब गैस की कमी पैदा हुई, कतर से गैस नहीं आ रही, तो यूरोपीय यूनियन के अंदर गैस की कीमत एकदम बढ़ गई। अब यहां पे प्यूटन ने दबाव बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है और ये मैदान में आ गया प्यूटन भी, और उन्होंने कहा कि उनका मुल्क यूरोप को कुदरती गैस बंद करने पर गौर करेगा ताकि वो यूरोप के मुकाबले में बेहतर मुल्कों को गैस फराहम कर सकें। तो अब जबकि उनको ज्यादा गैस की जरूरत है और रशिया ये धमकी लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ जंग में जाएगा, वहां से रशिया इनकी गैस बंद कर देगा। तो एनर्जी की जरूरत तो सबको रहती है। आबनाए हरमज के बंद होने से पूरी दुनिया के अंदर रोला बना हुआ है। एक जंगी मशकें कर रहा था ईरान का एक शिप, उसको अमेरिका ने डबो दिया है मुबैना तौर पे, और उसमें बहुत सारे ईरानी फौजी शहीद हो गए हैं। हालांकि ये शिप जंगी मशकें करके वापस आ रहा था, इसका जंग के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार, कोई रोल नहीं था। लेकिन देखें, जितने भी आलमी इखलाकी या कवानीन या दूसरी चीज़ें, उनको तो पसे पुश डाल दिया ना, वो तो फ़र्क कर दिया। और जंग में आपको पता है पहला कत्ल सच का हो जाता है। तो यही इस वक्त हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और एक दूसरे को मार रहे हैं। नाज़रीन, 2 खबरें और हैं मेरे पास। एक खबर तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी इमरजेंसी के अलावा अपना बाकी सारा अमला उनके ख़ानदानों समेत निकालना शुरू कर दिया, बल्कि अहकाम जारी कर दिए, निकल जाओ पाकिस्तान से भी। ऐसा क्या होने जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से भी अपना अमला निकाल रहा है? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। पाकिस्तान में हालात तकरीबन नॉर्मलाइज हो गए हैं और अब कोई बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, फौज में, ये सलाहियत है कि अगर कोई जुलूस जाए अमेरिकन एम्बेसी की तरफ तो उनको रोक सकें। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान से लोगों को निकाल कर ले जाना, देखें ये मुजाहरे तो बांग्लादेश में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, बाकी जगह पे भी हो रहे हैं, लेकिन वहां से अमेरिका निकाल नहीं रहा अपने लोगों को। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को निकाला और पाकिस्तान से अपने लोगों को निकाल रहा है। ऐसा क्या करने जा रहा है पाकिस्तान या अमेरिका यहां पे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही अपने शहरियों को पाकिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है, सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ पाकिस्तान में छोड़ दिया है? इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे पास इसका जवाब हो। लेकिन एक चीज़ हुई है डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से, देखिए पूरा का पूरा अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिकन शहरी, अमेरिकन सियासतदान, अमेरिकन मीडिया, उनके एक्टिविस्ट, उनके दिफाई तजिया करो, सारे सर पकड़ के बैठे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी प्लानिंग के इतनी बड़ी कार्रवाई डाल दी, अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन सेनेट ने फिर भी फ़ायदा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। वहाँ 100 वोटों की गिनती होती है, वहाँ ये कहा गया कि कांग्रेस से मंजूरी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप जंग ना करे, ये करारदाद लाई गई, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया। 52 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा हुआ और उसकी बचत हो गई। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। अब उसको फेस सेविंग चाहिए। वो कैसे मिलेगी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 48 घंटों में आलमी स्टॉक मार्केट में 3200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 3200 अरब डॉलर्स। 1 अरब डॉलर के लिए हम मिन्नतें करते हैं लोगों की, यहां 3200 अरब डॉलर्स, 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का आलमी तरफ ये नुकसान हो गया स्टॉक में। सिर्फ अमेरिका के अंदर होने वाला नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 1700 अरब डॉलर्स का अमेरिका की स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है 48 घंटों के अंदर। पूरी दुनिया हिलकर रह गई इस लड़ाई से। अब देखना यह है कि फेस सेविंग अमेरिका कैसे हासिल करता है और क्या ईरान अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रख सकता है।
यही है सबसे बड़ा सवाल। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का